नमस्कार दोस्तों, वाईफाई श्रीराम में आपका स्वागत है। आज हम अधिगम के जो मुख्य नियम और गौण नियम हैं उनकी चर्चा करेंगे। यहाँ पे तो देखिए, अधिगम के थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियमों की चर्चा हुई है, उनकी बात आज अपने यहाँ पे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अधिगम के नियम। अधिगम के नियमों को जो सबसे पहले दिया गया तो वो एक अपने मनोवैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम है थॉर्नडाइक। और ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक इनके द्वारा दिया गया। सर्वप्रथम क्या था, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, उस पुस्तक का नाम था शिक्षा मनोविज्ञान। थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा एक लिखी गई पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान, और ये शिक्षा मनोविज्ञान जो थी 1913 ईस्वी में लिखी गई। और इस पुस्तक के अंदर इस सिद्धांतों को दिया गया। इस पुस्तक में थॉर्नडाइक महोदय ने अधिगम के यहां पर प्रधान या प्राथमिक भी कहते हैं इनको, प्रधान नियम और एक दिया गौण नियम। देखिए, हम बात करें यहां पे प्रधान नियमों की, तो ये प्रधान नियम है, ये प्राथमिक नियम कहलाते हैं। इनमें प्रधान नियम इनके द्वारा दिए गए 3 प्रधान नियम दिए गए। किसके नियम? अधिगम के नियम। ये नियम किसके हैं? अधिगम के। ये अधिगम के जो नियम हैं, ये प्रधान कितने नियम आए यहाँ पर? 3 आए। कौन कौन से? पहला नियम इनके द्वारा दिया गया था तत्परता का नियम। और दूसरा जो इनके द्वारा नियम दिया गया उनका नाम है प्रभाव का नियम, या हम कह सकते हैं इसका अभ्यास का नियम पहले ले सकते हैं। अभ्यास का नियम लिख सकते हैं। अभ्यास के नियम के बाद में हम लिख सकते हैं किसका? अभ्यास के नियम के बाद इनका जो नियम आता है उसका नाम है प्रभाव का नियम। इस प्रभाव के नियम को संतोष या असंतोष का नियम भी कहा जाता है इसको। देखिए, पिछली जो अपनी रीट भर्ती हुई उसके अंदर अभ्यास के नियम से पूछा गया। ये अभ्यास का नियम है, ये पुनः 2 भागों में बढ़ जाता है। यहां से प्रश्न निकाला गया था। इनके 2 उपनियम बन जाते हैं। एक तो इनके उपनियमों में 2 उपनियम बने हैं। लास्ट ईयर जो एग्जाम हुई उसके अंदर ये पूछा गया था। तो एक तो इसमें उपयोग और दूसरा होता है अनुपयोग। ये पूछा गया था कि उपयोग और अनुपयोग के रूप में जो थॉर्नडाइक महोदय के अधिगम के जो नियम हैं वो कौन से नियम के उपनियम हैं? तो वो अभ्यास के नियम के उपनियम हैं। ये बात अपन को याद रखनी है। हम इसकी बात करेंगे फिर कितने, इनके 5 नियमों की। तो हमें मुख्य रूप से देखो, बेसिक जानकारी ये होनी चाहिए कि अधिगम के नियमों को देने वाले कौन थे? थॉर्नडाइक। इनका एडवर्ड ली थॉर्नडाइक पूरा नाम क्या है इनका? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। और ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। पैसे से एक शिक्षक थे। शिक्षा मनोविज्ञान नामक एक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई 1913 ईस्वी में। इस पुस्तक में अधिगम के नियम बताए हैं। इसने प्रधान नियम तो 3 बताए हैं। कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव, संतोष या असंतोष का नियम। और फिर बात करते हैं हम किसकी? इनके गौण नियमों की। तो गौण नियम है वो बताए हैं 5। गौण नियम कितने बताए हैं? 5। इनकी हम व्याख्या से ही चर्चा करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले कौन से नियम या सिद्धांत की बात करें? यहां पर तत्परता के नियम की बात करते हैं कि तत्परता का नियम है क्या। तो आइए हम बात करते हैं इसके तत्परता के नियम की। तत्परता का जो नियम है ये प्रधान नियमों में आते हैं। इनको प्राथमिक नियम भी कह सकते हैं, इनको मुख्य नियम भी कह सकते हैं। तो देखिए, अपन बात करें सबसे पहले आज तत्परता का नियम। ये तत्परता का नियम जो है ये अधिगम के नियमों का पहला प्रधान नियम आता है। और इस नियम की यदि हम बात करें तो ये नियम देखिए कहता क्या है। ये नियम ये कहता है कि कोई भी प्राणी या जीव जब शारीरिक और मानसिक रूप से
तैयार होता है तभी वह अधिगम कर पाता है। यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं रहता है तो अधिगम नहीं हो पाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए किसी भी जीव का क्या होता है, शारीरिक और मानसिक रूप से उसका सक्रिय रहना जरूरी होता है। अगर वह शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो इसको तैयारी का नियम भी कहा जाता है। इसको वुडवर्थ महोदय ने अलग अलग नामों से इसको जाना है। मानसिक पीढ़ी का नियम इसको कहा गया है। तो ये अलग अलग नाम क्यों दिए गए, इसी के आधार पे अपन ये भी देखते हैं कि इसका एक उदाहरण दिया जाता है कि एक घोड़े को तालाब के पास ले जाया जा सकता है लेकिन जबरदस्ती उसे पानी नहीं पिलाया जा सकता। इसका तात्पर्य क्या है, यानी घोड़े को हम शारीरिक रूप से तो वहां तालाब के पास ले जा सकते हैं लेकिन घोड़ा कब तक पानी नहीं पिएगा, जब तक वह मानसिक रूप से तैयार नहीं है पानी पीने के लिए तब तक वह पानी नहीं पिएगा। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हमें सीखने के लिए जरूरत किसकी है, शारीरिक और मानसिक दोनों तैयारियों की जरूरत है। हमें शारीरिक रूप से भी तैयार होना पड़ेगा तो मानसिक रूप से भी तैयार रहना पड़ेगा। ये इस तत्परता के नियम के अंतर्गत आता है। तो यहां इसकी देखिए विशेषता की हम बात करें तो विशेषता क्या है कि अधिगम के लिए जरूरी क्या होता है, जीव को या किसी प्राणी को सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ता है। इस तैयारी के बिना अधिगम संभव नहीं होता है। अधिगम संभव नहीं होता है। यानी कोई भी प्राणी होता है, कोई भी जीव होता है तो यहां पर दो चीजें हमारे सामने आती हैं, एक तो शारीरिक रूप से और एक मानसिक रूप से। यानी किसी भी प्राणी को सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहना आवश्यक होता है, इनके बिना अधिगम नहीं होता है। तत्परता का नियम यही कहता है। और इसका जो उदाहरण जो दिया गया है, उदाहरण कौन सा दिया गया है, उदाहरण हम पढ़ते हैं घोड़े वाला, कि एक घोड़े को तालाब पर ले जाया जा सकता है। तो उदाहरण है इसका घोड़ा। तो ये पूछ लिया जाता है कि ऐसा दे करके कि ये उदाहरण कौन से नियम को दर्शाता है, तो अपन कह सकते हैं यहां पर तत्परता के नियम को दर्शाता है। तो यहां पर सबसे बड़ी चीज हमारे सामने निकल करके क्या आ रही है कि कोई भी जीव होता है, कोई भी प्राणी होता है, उसको सीखने के लिए क्या करना पड़ता है, शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ता है। अगर कोई भी प्राणी शारीरिक और मानसिक रूप से अगर तैयार नहीं है तो वो कदापि सीख नहीं सकता है। उसको जरूरी है किसकी, उसको शारीरिक और मानसिक रूप की तैयारी की जरूरत होती है। बच्चों के ऊपर यदि हम कक्षा के ऊपर इस सिद्धांत को लागू करते हैं तो हम उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं, जब तक बच्चा मानसिक रूप से पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता है तब तक वह कक्षा में कुछ नहीं सीख सकता है। तो उसको सीखने के लिए जरूरत किसकी है, शारीरिक रूप से वो कक्षा में आ तो गया हमारे पास, लेकिन हमारे पास आने के बाद उसकी जरूरत किसको है, उस बच्चे को मानसिक रूप की तैयारी की जरूरत है। अगर बच्चा मानसिक रूप से तैयार हो गया किसी चीज को सीखने के लिए तो अधिगम हो जाता है। अगर वो मानसिक रूप से तैयार नहीं हो रहा है तो हम उसको जबरदस्ती किसी भी हालात में पढ़ा नहीं सकते हैं। तो यह बच्चों में आदत डालने का, यह जो तत्परता का नियम है, यदि हम कक्षा के ऊपर इसको लागू करें तो कक्षा के ऊपर सबसे बड़ा इसका प्रयोग करने के बाद यह रिजल्ट आता है कि बच्चों में आदत सुधार के लिए यह नियम सबसे ज्यादा उपयोगी माना गया है। आदत सुधार के लिए यह नियम सबसे ज्यादा उपयोगी माना गया है। इससे बच्चों में जो आदतें होती हैं उनमें सुधार किया जा सकता है, उनको पढ़ने के लिए तैयार किया जा सकता है, उनको मोटिवेट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारी कक्षा के ऊपर यह क्या प्रभावशाली सिद्ध होता है। इसके दूसरे नियम की यदि हम बात करें तो दूसरा नियम इसका क्या होता है, इसका प्रभाव अपन कहें, ये पहला नियम था इसका, और अब हम बात करते हैं इसके दूसरे नियम की। ये प्रधान नियम है और प्रधान नियम 3 है। इनके अपन बार बार चर्चा कर रहे हैं कि इनके द्वारा 3 तो क्या दिए गए हैं, प्रधान नियम दिए गए और 5 दिए गए हैं इनके द्वारा गौण नियम, जो द्वितीय नियम भी कहलाते हैं। तो यहां पर इसका दूसरा नियम है जिसका नाम है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, ये अभ्यास के नियम की यदि हम बात करें तो अभ्यास का नियम क्या कहता है,
अभ्यास का नियम यह कहता है कि हम किसी भी कार्य को यदि बार बार करते हैं तो बार बार करने से वह कार्य हो जाता है। अर्थात किसी भी चीज को बार बार पढ़ने से हम उसको सीख जाते हैं, उस कार्य को हम कर लेते हैं। तो किसी भी जीव के द्वारा, किसी भी प्राणी के द्वारा यदि बार बार अभ्यास किया जाता है तो वह कार्य क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है। तो इसको कहा गया है अभ्यास का नियम। जैसे अपन बात करें करत करत जड़मति होत सुजान, यानी बार बार जब हम प्रयास करते हैं तो क्या निकल करके आता है, हमारा रिजल्ट ये निकल करके आता है कि उस कार्य को हम भली भांति कर पाते हैं। तो अभ्यास का नियम हमारी कक्षा के ऊपर यदि हम देखें तो कैसे लागू होता है, तो इसके लिए एक उदाहरण पूछा जाता है। वो उदाहरण होता है करते 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 अभ्यास के, करते करते अभ्यास के जड़मति होत सुजान, जड़मति होत सुजान। इसका मतलब ये हुआ, यानी हम बार बार यदि अभ्यास करते हैं तो कोई भी जो कार्य होता है वो हो जाता है। तो यहां पर इसको अगर कक्षा के ऊपर लागू करके देखें इस सिद्धांत को, इस नियम को, तो कक्षा के ऊपर किस प्रकार से प्रभावशाली होता है। यानी अभ्यास का नियम एक तो लेखन सुधार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेखन सुधार जो होता है, तो लेखन सुधार, लेखन सुधार अपन कहें वाचन सुधार, वाचन सुधार व आदत सुधार, आदत सुधार में उपयोगी। इस सिद्धांत से क्या निकल करके आया देखिए, यानी अभ्यास के नियम से ये चीज निकल करके आ रही है कि बच्चों को अगर बार बार हम अभ्यास करवाएंगे तो उनका जो राइटिंग होती है, जो लेख होता है वो सुधर जाता है। बोलने के जो वाचन होता है, वाचन में सुधार कर सकते हैं, उनकी आदत में सुधार कर सकते हैं। तो ये हमारी कक्षा में ये सिद्धांत बड़ा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। और ये भी कह सकते हैं कि ये जो सिद्धांत होता है अभ्यास का सिद्धांत, इस अभ्यास के सिद्धांत से क्या चीज सामने निकल करके आ रही है कि ये जो मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं, कौन से बुद्धि, मंद बुद्धि के बालकों के लिए उपयोगी है। तो ये क्या हो गया, मंद बुद्धि बालकों के लिए, मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी। यानी मंद बुद्धि के बालकों का जो आईक्यू लेवल कम होता है तो उन बच्चों को बार बार अभ्यास कराने की जरूरत होती है, और बार बार जब उनसे अभ्यास कराया जाता है तो वो सीख जाते हैं, तो उनके लिए उपयोगी होता है। यहां ये देखिए कि ये जो अभ्यास का जो नियम है इसके दो उप नियम हैं। इसके क्या है, उप नियम। और ये पिछली एग्जाम में पूछा गया था कि कौन से नियम के या उप नियम बनाए गए हैं। इसके दो उप नियम हैं। एक तो इसका उप नियम बनाया गया है कौन सा, इसका पहला बनाया गया है उपयोग। पहला इसका क्या बनाया, उपयोग। और दूसरा जो इसका बनाया गया है वो बनाया गया है अनुपयोग, अनुपयोग। तो बस केवल इतना माइंड में रहना चाहिए कि थॉर्नडाइक के द्वारा जो अधिगम के नियम दिए गए हैं, प्रधान नियम दिए गए, उनके कौन से नियम के दो उपनियम बनाए गए हैं, अभ्यास के नियम के दो उपनियम बनाए गए हैं। इसका उपयोग और अनुपयोग के नाम से जाना जाता है। अब देखिए हम इसकी बात करते हैं अगले तीसरे नियम की। तो तीसरा नियम यहां पे क्या होता है, प्रभाव का नियम। इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रभाव का नियम। तो प्रभाव के नियम में दो चीजें सामने निकल करके आ रही हैं। इसमें एक शब्द जुड़ा रहता है संतोष या असंतोष। इससे क्या तात्पर्य है, यहां पर ये बात अपन यहां पे करेंगे। देखिए यहां पर हम बात करें तीसरे नियम की, तो तीसरा नियम यहां पे क्या कह रहा है, प्रभाव का नियम। किसका नियम, प्रभाव का नियम। और इस प्रभाव का नियम का जो दूसरा नाम अपन कह सकते हैं संतोष, संतोष और असंतोष का नियम, संतोष और असंतोष का नियम। देखिए इसमें क्या होता है कि प्रभाव का नियम यह कहता है कि कोई भी हम काम करते हैं तो उस काम का किसी भी जीव के ऊपर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए यहां पर आपके द्वारा, बच्चों के द्वारा नौकरी के लिए क्या की जा रही है, तैयारी की जा रही है। इस तैयारी से आपके लिए आपका लक्ष्य क्या है, यहां पे नौकरी क्या है, यहां पे नौकरी। अगर नौकरी की हम बात करें तो नौकरी हमारा लक्ष्य हो गया। यहां पे ये नौकरी क्या है, लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को यदि हम क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, यदि हम प्राप्त कर लेते हैं और एक यहां पर लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो दो चीजें निकल करके आती हैं।
नहीं कर पाते हैं। तो दो चीजें क्या निकल करके आई यहां पे, देखिए प्राप्त करने के बाद क्या होगा, हमें संतोष की प्राप्ति होगी। हमें किसकी प्राप्ति होगी, संतोष की प्राप्ति होगी। और यदि हम इसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो हम किसकी प्राप्ति करेंगे, असंतोष की प्राप्ति करेंगे, असंतोष की प्राप्ति होगी। यानी सिंपल सा इसका तरीका क्या है कि हम कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और लक्ष्य को यदि हम प्राप्त कर लेते हैं तो लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद हमें एक संतोष प्राप्त होता है, तो इसको संतोष का नियम कह दिया गया। और यदि हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो यहां पर हमें क्या मिला, असंतोष। तो इससे क्या बन गया, असंतोष का प्रभाव बन गया। तो प्रभाव का नियम यह कहता है कि हमारे ऊपर अधिगम का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है कि अधिगम से हम क्या करते हैं, अधिगम के द्वारा हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। लक्ष्य को यदि हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमें संतोष की प्राप्ति होती है, और यदि हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो हमें असंतोष की प्राप्ति होती है। तो इसी के आधार पे इस नियम का नाम पड़ा प्रभाव का नियम, संतोष का नियम या असंतोष का नियम। तो दोस्तों यहां पर अपने थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा अधिगम के 3 प्रधान या मुख्य नियम दिए गए हैं, उनको प्राथमिक नियम भी कहते हैं। तो ये कौन कौन से थे, तत्परता का नियम, दूसरे नंबर पे अपन ने बात की अभ्यास का नियम, और तीसरा जो इसका था वो था प्रभाव का नियम। इसको संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं कि थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा इसके 5 गौण नियम बताए गए हैं। वो 5 गौण नियम कौन कौन से उनकी बात करते हैं। तो यहां पर अपन लिखेंगे गौण नियम, अधिगम के गौण नियम, अधिगम के गौण नियम, अधिगम के गौण नियम। इनको द्वितीयक नियम के नाम से भी जाना जाता है, नियम। और अधिगम के गौण नियम जो है वो कितने हैं, 5 नियम है, 5 नियम। और प्रधान की अगर बात आती है तो प्रधान होते हैं 3। तो यहां पे सबसे पहले अपन इसके पहले नियम की बात करते हैं। इसको बोला जाता है बहु प्रतिक्रिया का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम। देखिए बहु प्रतिक्रिया का नियम क्या दर्शाता है, यानी हम अपने लक्ष्य के लिए अधिगम करते हैं तो हम अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की जो क्रियाएं की जाती हैं, उन अनेक प्रकार की क्रियाओं को क्या कहा जाता है, बहु प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। जैसे हम मान लीजिए नौकरी के लिए हम कोचिंग का करना, नोट्स का पढ़ना, हम किसी दूसरे साथी से मदद लेना, ये अनेक प्रकार की उस लक्ष्य के प्रति हम क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। तो अनेक प्रकार की जो क्रियाएं की जा रही हैं, ये क्या कहलाएगा, बहु प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। और उसके बाद इसका दूसरा होता है आंशिक क्रिया का नियम। दूसरा अगर इसकी बात करें तो आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। देखिए आंशिक क्रिया के नियम में क्या होता है, आंशिक का मतलब हुआ छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे भागों में बांट करके यदि हम अधिगम करते हैं तो उसको बोलते हैं आंशिक क्रिया का नियम। मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, किसी भी जीके की गाइड को पढ़ रहे हैं या मैथ्स को पढ़ रहे हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं, अलग अलग टुकड़ों में उसको यदि हम डिवाइड करके पढ़ते हैं तो वो आंशिक क्रिया बन जाती है। और इस प्रकार से इसको अलग अलग भागों या पार्टों में बांट करके जो अधिगम किया जाता है, इस अधिगम को क्या बोला जाता है, आंशिक क्रिया का नियम बोला जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो इसको कहते हैं मनोवर्ती का नियम, मनोवर्ती का नियम, मनोवर्ती का नियम। देखिए मनोवर्ती का मतलब होता है, मनो का मतलब होता है मन, और यहां वृत्ति शब्द जो लगाया गया है इसका मतलब होता है दृष्टिकोण, इसका अर्थ होता है दृष्टिकोण। यानी सीखने के लिए हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमारा नजरिया क्या है, हम जो अधिगम कर रहे हैं उसके प्रति हमारी सोच कैसी है, हमारी विचारधारा कैसी है। ये सोच या विचारधारा की हम बात करें तो ये विचारधारा और सोच जो है, अगर ये हमारी सकारात्मक है, यदि विचारधारा हमारी सकारात्मक है तो सकारात्मक होने से क्या हो जाएगा, सकारात्मक होने से अधिगम हो जाएगा। और यदि हमारी सोच नकारात्मक है तो अधिगम नहीं हो पाएगा। मनोवर्ती शब्द जो निकल करके आया है ये किससे निकला है, मन की वर्ती से।
वर्ती शब्द का मतलब है यहाँ पे दृष्टिकोण, यानी हम जिस विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं उस विषय वस्तु के प्रति हमारी धारणा क्या है, हमारी मनोवर्ती क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमारी सोच उसके प्रति कैसी है, विचारधारा कैसी है, इसी को हम क्या कहते हैं, मनोवर्ती का नियम कहते हैं। अर्थात ये सिद्धांत कहता है कि हमें सीखने के लिए जरूरत किसकी है, हमें सकारात्मक सोच की जरूरत है। हमारी मन की वृत्ति जो है, हमारे मन का जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, मन का दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। और मन का जब दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाएगा तो अधिगम हो जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो इसकी अगली तीसरे नंबर की बात करें तो इसको क्या कहेंगे, आत्मीकरण का नियम। इसको क्या कहेंगे, आत्मीकरण का नियम कह सकते हैं इसको, आत्मीकरण का नियम, आत्मीकरण का नियम भी इसी को कहा जाता है। देखिए आत्मीकरण के नियम से तात्पर्य यह है कि ये मनोवर्ती से ही मिलता जुलता है। मनोवर्ती मन की वृत्ति से था, ये आत्मा की वृत्ति से है। यानी हम आत्मिक रूप से, यानी आंतरिक रूप से यदि हम उस चीज को करने के लिए तैयार नहीं है तो अधिगम नहीं हो पाता है। हम बाहरी रूप से तो हम तैयार हो गए, लेकिन आत्मिक रूप से यदि हम तैयार नहीं है तो वहां पर मान लीजिए अधिगम नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें बाह्य और आंतरिक दोनों रूपों से किसी अधिगम को करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके बाद इसका अगर पांचवा जो नियम है, उस पांचवें नियम की यदि हम बात करें तो वो कहलाता है साहचर्य का नियम। क्या कहलाता है, साहचर्य का नियम। और साहचर्य का नियम क्या कह रहा है, देखिए शास्त्रीय का नियम ये कह रहा है कि हम किसी भी विषय वस्तु को जो पूर्व में पढ़ी गई है, उस पूर्व की विषय वस्तु को अगर मद्देनजर रखते हुए हम आगे का अधिगम जारी रखते हैं तो उसको शास्त्रीय का नियम कहा गया है। मान लीजिए एक बच्चे के या एक पुत्र के मां से अलग जाने के बाद मां के द्वारा उसे बच्चे की तस्वीर को निहारना, इसका उदाहरण दिया जाता है, शास्त्रीय का नियम कहलाता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि उस मां के द्वारा अपने पुत्र की याद आने के बाद क्या करती है, वो उसको तस्वीर में या किसी पिक्चर में या इमेज में देख करके उसको याद करती है। तो ऐसे ही इसमें क्या होता है, शास्त्रीय का नियम ये कहता है कि हम हमारे संपर्क बनते हैं, मस्तिष्क के अंदर क्या बनते हैं, संपर्क बनते हैं, और उन संपर्तियों के द्वारा हमारे मस्तिष्क में कोई ना कोई क्या बनती है, इमेज बनती है, फोटो बनती है, और उस फोटो के आधार पे हम क्या करते हैं, अधिगम करते हैं। जैसे बच्चे को हम बोलते हैं कि भाई हाथी जा रहा है, तो हाथी शब्द को सुनते ही बच्चे के मस्तिष्क में क्या बनता है, संपर्क बनता है, और उस संपर्क को जब बनने के बाद उसको हम बिंब कह सकते हैं एक प्रकार से। जो ही उस हाथी का संपर्क या बिंब बनता है तो बिंब बनने के बाद बच्चा क्या करता है, उस हाथी के बारे में सोचता है और उसकी पिक्चर उसके दिमाग में आ जाती है और वो सोच करके अधिगम करना शुरू कर देता है कि हाथी एक बड़ा जानवर होता है, उसके बड़े बड़े कान होते हैं, इस टाइप का होता है, सूंड होती है। तो ये सारी जो पिक्चर के द्वारा उसके मस्तिष्क में जो इमेज बन रही है, उस इमेज के द्वारा जो सीख रहा है, तो वो क्या कहलाता है, शास्त्रीय का नियम कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि अधिगम के जो नियम दिए हैं वो थॉर्नडाइक महोदय ने दिए हैं। उनकी 1913 के अंदर एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था शिक्षा मनोविज्ञान। उस शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक में उन्होंने 3 तो दिए हैं प्रधान नियम और 5 दिए हैं गौण नियम। तो प्रधान नियमों की अपन ने चर्चा की है और गौण नियमों की चर्चा की है। तो इन नियमों में से कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो इनको बखूबी आप अच्छे से तैयार कीजिए, आपके कहीं ना कहीं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपके काम आ सकते हैं। कल हम आगे इनके सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। आज हमने यहाँ नियमों की चर्चा की है। अब जो हमारे व्यवहारवादी और संज्ञानवादी जितने भी यहाँ पर सिद्धांत बनेंगे, उन सिद्धांतवादियों के द्वारा जो जो हमें यहाँ पर सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। और आज के लिए इतना। जय श्री राम, धन्यवाद, थैंक यू। डेट पहला स्टेप है 1:30 बजे तक, दूसरा स्टेप 3 बजे तक, फिर 4:30-5 बजे तक, फिर रात की 11 बजे देखने के बाद चलो प्रार्थना करो, टाइम हो गया। वीणा पाणी की अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम उत्कृष्ट लगन समन्वय व पूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना
लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करते रहेंगे और जो कुछ करणीय है उसके लिए नहीं शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। जय श्री राम। आंसर की जल्दी लगानी है। आज का ये बहुत बड़ी सफलता का दिन RS प्रॉपर में। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। शानदार तालियां पकड़ा उस पानी में डाल दिया जबरदस्त। उसका सांस घुटने लगा, वो ऊपर उठना चाह रहा था, गुरु ने वो जोर से दबा दिया। उसने पूरा जोर लगा दिया और जब 1-2 मिनट तक उसको दबाए रखा और बिल्कुल जब लगा कि अब भी दबाए रखा तो ये मर जाएगा, तब उसको छोड़ा। वो जब बाहर वापस आया तो उसने कहा, गुरुजी ये आपने क्या किया? मैं तो क्या पूछ रहा था और आप तो उल्टा मेरे को मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल लास्ट में आपको कैसा महसूस हो रहा था? जब एक एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा लो, किसी तरह से बाहर निकल जाए। तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उस वक्त हो रही थी, वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो, वो फीलिंग, वो एफर्ट, वो आप उसमें लगाओगे, वो शिद्दत है। और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे, आप क्यों नहीं लक्ष्य हासिल कर सकते। इसके बाद राजस्थान पत्रिका के जनरल हेड विनोद जी चौहान का भी ये विजय स्तंभ है, ये आप सबके भी आप पे मैं ले रहा हूँ, आपकी विजय के